Hello everyone. In this video we are going to discuss DPP number 48, which is based on inverse trigonometric function, right? So before we start this inverse trigonometric function DPP, so let me tell you something. Whoever watching this video, I believe and hope that you all know what is sine inverse x, what is cos inverse x, what is tan inverse x, what is cot inverse x, what is sec inverse x, what is cosec inverse x. Since it is DPP, so we are not going to detailing in any of the ratios, any of the inverse function, right? लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसका भी वीडियो मिले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी पार्ट जो भी है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू दिया गया 10, इसके अंदर फिर इतना बड़ा फंक्शन लिखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब भी कभी इस तरीके से चीज़ें लिखी हो तो क्या करेंगे आप, जो अंदर लिखा हो उसको थीटा मान लेंगे, राइट? तो आपने लेट कर लिया 1/4 साइन इनवर्स √63/8 इक्वल टू थीटा, राइट? ये 4 उधर जाएगा तो आपने यहाँ पे साइन 4 थीटा को निकाल लिया। इधर आपने एक ट्रायंगल बनाया, साइन 4 थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वो आपने लगाया 63 स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे 8 बेस निकाला, cos 4 थीटा आ गया। अब cos 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, हाफ एंगल फार्मूला आपने लगा दिया, यहाँ से cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब cos 2 थीटा की भी वैल्यू आ गई, फिर से हमने यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया, अल्टीमेटली वी हैव गॉट sec स्क्वायर थीटा, दैट इज 8/7। जब आपने यहाँ पे इसको आपने थीटा मान लिया था तो आपको चाहिए tan थीटा की वैल्यू। आप यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, राइट? sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आपके पास, 8/7, और sec स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - 7, 8/7 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/7, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√7। So A is the right answer for this question number 1. Now let us move to the next question, that is question number 2. Right, so look at the question number 2. ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जरा इसको देखिए ध्यान से। आपको अल्फा इक्वल दे रखा है cos इनवर्स 3/5, बीटा इक्वल दे रखा है tan इनवर्स 1/3। माइंडेबल, अल्फा में cos इनवर्स लिखा हुआ है, बीटा में tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, ये जो अल्फा इक्वल लिखा था उससे आपने cos अल्फा की वैल्यू निकाल ली। cos अल्फा इक्वल क्या आ गया, 3/5। ऐसे ही जब cos अल्फा इक्वल 3/5 होगा तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी। आप यहाँ पर ट्राइंगल बना सकते हैं, जब cos अल्फा, इसको अगर अल्फा मानेंगे, ये 3/5 दिया गया तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 4 आ जाएगा, ये अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, तो इसलिए tan अल्फा की वैल्यू 4/3 होगी। ऐसे ही बीटा इक्वल टू दिया गया tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नाउ वी नो व्हाट इज tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 + tan अल्फा इनटू बीटा, tan अल्फा इनटू tan बीटा, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दिया। आपने कैलकुलेट किया 9/13 आया, तो tan अल्फा की वैल्यू 9/13, तो अगर यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो वो आपके पास आएगा tan इनवर्स 9/13 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन ये कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना? एक आप बस यहाँ पे साइन इनवर्स भी लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स भी लिखा हुआ है, tan इनवर्स तो मैच नहीं कर रहा है दोनों में से कोई भी, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो आपने साइन अल्फा भी निकाला, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। tan अल्फा माइनस बीटा बोलो अगर ये है तो यहाँ से हमने साइन अल्फा माइनस बीटा बोलो निकाली, जो कि क्या आ गई, 9 में स्क्वायर रूट ऑफ 250, स्क्वायर रूट ऑफ 250 सॉल्व करोगे तो 5√10 आ जाएगा, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 9 में 5√10, यही आपका पास सही आंसर हो गया। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो देखिए, ये जो आपके पास इतना बड़ा वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर स्क्वायर रूट 1 + cos 2 थीटा अंडर स्क्वायर रूट 1 - cos 2 थीटा, ऐसे नीचे भी हो जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 + cos 2 थीटा की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल बेसिकली क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ऐसे ही 1 -
साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए भी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा के लिए क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो जहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा था वहाँ पे आपने रूट 2 साइन थीटा लिख दिया, ऐसे ही आपने कर लिया, रूट 2 कॉमन करके काट दिया, फिर आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर आ गया, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आया, ऊपर से हमने कॉस थीटा कॉमन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट विल बिकम tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा, ऐसे नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। इस 1 को आप ले सकते हैं tan पाई बाय 4, तो यहाँ पे tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा, ऊपर लिखा है tan a प्लस tan b, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का। तो अब ये tan इनवर्स बाहर चल रहा था, ये tan है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इसलिए एक दूसरे को आइडेंटिटी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ पाई बाय 4 प्लस थीटा बचेगा। अब बस आपने माना ये था एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉस 2 थीटा माना था, यहाँ से बस सिंपली कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस को आप इधर भेज दिए तो इधर 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब आंसर मैच कर लीजिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर whatever. Now let us move to the question number 4th। अब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। देखिए ये सभी की प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेसिकली, tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स x या फिर cos इनवर्स x या फिर sin इनवर्स x, इन सब की अपनी प्रिंसिपल वैल्यू होती है cot इनवर्स x। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, मतलब ये एक तरीके से एंगल को दिखाते हैं। एंगल को दिखाने मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास साइन थीटा इक्वल लिखा होता है क्या फॉर एग्जांपल √3/2 लिखा हुआ है, तो थीटा इक्वल क्या आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 ये है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी π/3, क्योंकि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 वैल्यू होती है। दिस इज व्हाट इज द वे, ठीक है। तो ये बेसिक, तो साइन इनवर्स x जो लिखा हुआ है ये एंगल को दिखाता है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होगी, जैसे साइन इनवर्स x लिखा है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, राइट। ऐसे ही cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होगी, और tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी ओपन इंटरवल π/2 -π/2 से +π/2 होगी। cot इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 to π ओपन इंटरवल। sec इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 to π/2, sorry not π/2 it's π, 0 to π minus π/2, ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 to +π/2 और माइनस क्या 0, ये प्रिंसिपल। तो आपको जो ये अंदर लिखा हुआ है मतलब इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होते हैं, मतलब इसका आंसर इसके बीच में आना चाहिए। तो ये बात क्लियर होगी कि ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम देखते हैं कौन सा आंसर इसमें होगा। अब जो भी दिया गया था यहाँ पे tan इनवर्स cot, तो ये जो लिखा हुआ है cot के अंदर इतनी चीज, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखो cot 11π - π/4। अब ये जरा इसको जरा समझते हैं, ये 11π कहाँ पे आएगा। देखिए ये आपके पास होता है, आप अगर यहाँ से इनिशियल लाइन मानते हैं इसको एक्स एक्सिस को, यहाँ पे अगर आप यहाँ से चलते तो यहाँ तक एंगल बनता है π/2, फिर इसके बाद यहाँ तक पाई बनता है, फिर इसके बाद 3π/2 बनता है, फिर इसके बाद 2π बनता है। दूसरा चक्कर लगाएंगे यहाँ पे बनेगा 3π, तीसरा चक्कर लगाएंगे यहाँ पे बनेगा आपके पास 5π। तो मतलब इस तरफ क्या बन रहा है ऑड पाई बन रहा है, ऑड पाई मतलब 11π इसी तरफ आएगा, इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 11π आएगा। अब 11π माइनस π/4 माइंड वाला 11π/4, तो 11π तो यहाँ पे आ गया इस लाइन पे, और -π/4 करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cot नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बस cot नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है बेसिकली दिस इज नॉट द वे टू राइट, यू हैव टू राइट, ये -1 आपका यहाँ पे आएगा, cot नेगेटिव होगा तो cot यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब tan में अगर tan इनवर्स में -x लिखा है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो -tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखा tan इनवर्स इस पूरे x मान लीजिए, इसकी वैल्यू 1 होती भी है,
राइट। ये -1 लिखा तो 1 आपको बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में π/4 की होती है, तो माइनस का π/4 इज द आंसर, राइट। तो C इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। आपका 11 पाई पड़ेगा कि यहाँ पे, कहाँ पे, नेगेटिव y एक्सिस में, तो 11 पाई माइनस π/4 करोगे तो दैट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। और क्योंकि tan इनवर्स -x जो होता है माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स में 1 π/4 की वैल्यू होती है। सो दिस इज व्हाट द आंसर। फिर से आप जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स y को आपके पास लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये चीज लिखा। अब ये जो चीज लिखा बेसिकली ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ये tan इनवर्स x लिखा, ये 2 tan इनवर्स x लिखा है, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला ये होता है। दिस इज सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो tan इनवर्स निपट जाएंगे, तो y को कितना आ जाएगा, y को आपके पास 3x - x³ अपॉन 1 - x²। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। सो C is the right answer. Now let us move to the question number 6। फिर से आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। जब भी आपको इस तरीके से हो क्वेश्चन, तो आप हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही बताएंगे, राइट। अब प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको साइन के बारे में बताया, प्रिंसिपल वैल्यू इसके कहां से कहां के बीच में लाई करते हैं, -π/2 से +π/2। अगर आप देखोगे इसको, ये जो आपके पास 10 है, तो 10 बेसिकली 3 पाई से बड़ा है, 3 पाई से बड़ा है 10, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 3 पाई से आपका 10 क्या है, बड़ा है। आपको पता है पाई की वैल्यू अगर आप रखोगे 3.14 और वो सॉल्व करोगे तो ये कम आएगा, 10 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, तो 10 की वैल्यू 3 पाई से बड़ा, तो अगर एक बार घूम के आओगे तो पाई बन जाएगा, ये पाई बन गया, और दोबारा घूम के आओगे तो 3 पाई बन जाएगा, और 3 पाई प्लस समथिंग होगा ना यहाँ पे, और प्लस क्या होगा, तो उसको हमने 10 को हमने ऐसे लिख दिया 3 पाई प्लस 10 - 3 पाई, क्योंकि 10 बड़ा है, हमें तो पता नहीं क्या वैल्यू आ गई, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको हमने लिख दिया 10 - 3 पाई। भाई इतना ही तो बड़ा होगा ना 10, बस। अब 3 पाई प्लस, अब 3 पाई प्लस आपके पास कहां पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट कौन नेगेटिव होता है, सॉरी कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। ये साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन 10 - 3 पाई। अब ये साइन इनवर्स में अगर भी यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाए तो होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव ये बाहर आ जाएगा अपना, देखो माइनस लिखा है, साइन इनवर्स साइन, अब साइन साइन एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा है 10 - 3 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई - 10। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे ध्यान से, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 7। फिर से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, राइट। देखो ये 1/√2 लिखा हुआ था, इस 1/√2 को मैं अंदर ले गया, यहाँ पे इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया। 1/√2 cos π/4 की वैल्यू होती है, यहाँ पे sin π/4 लिखा हुआ है। आपको पता है कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है अपना cos A + B का फार्मूला होता है। तो ये आपने cos A + B का फार्मूला लगा दिया, आप इसको सॉल्व कर लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 14 π/20, तो इसको लिख सकते 7 π/10। और आपको पता है cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है किसके बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। अब मुझे ये बताइए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है क्या ये पाई से छोटी नहीं है, क्योंकि ऊपर 7 लिखा हुआ है नीचे 10 लिखा है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू वैल्यू व्हिच इज लेस देन पाई। सो इसका cos इनवर्स और cos एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, आंसर इज 7 π/10। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। Now let us move to the question number 8. You can see this question number 8. See this question number 8. आपके पास ये दिया गया, तो देखो यहाँ पे दोनों ही चीज में ये चीज कॉमन है। देखो 1/2 cos इनवर्स A/B, 1/2 cos इनवर्स A/B। तो हमने क्या किया, 1/2 cos इनवर्स A/B को मान लिया थीटा। अभी क्या बन गया, tan π/4 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या बन गया tan π/4 माइनस थीटा। इसमें tan A + B फार्मूला लगाया और tan π/4 की जगह 1/1 रख दिया। यहाँ पर भी tan A - B का फार्मूला लगाया, tan π/4 की जगह 1 रख दिया। अगर आपको फार्मूला ज्ञान में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, tan A - B जो होता है वो क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन
1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। और अगर आपसे कहा जाए टेन ए प्लस बी, आप देखोगे तो क्या होता है, इधर फार्मूले में जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेन ए प्लस बी। सो वही दोनों फार्मूले हमने लगाया है। आप ही कहेंगे यहाँ पे 1 कैसे लिखा है, यहाँ पे तो टेन पाई बाई 4 आना चाहिए। अरे भैया टेन पाई बाई 4 की वैल्यू ही 1 होती है, तो लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये जो बेसिकली फार्मूला होता है, ये जो बेसिकली फार्मूला होता है, आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट हियर, cos 2 थीटा जो होता है ना, cos 2 थीटा, जरा समझाना, cos 2 थीटा जो आपका पास होता है वो होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ उल्टा, मतलब क्या लिखा है, ये 2 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, समझे, 2 अपॉन में cos 2 थीटा लिखा हुआ, 2 अपॉन में cos 2 थीटा। ठीक, अभी cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। cos 2 थीटा आप जरा देखें ध्यान से, आपने जो माना था ना ये एंगल, आप देखो जरा, ये आपने जो माना था एंगल 1/2 इक्वल टू cos इनवर्स a बाई बी, तो 2 को आप उधर भेज दीजिए, cos को आप इधर ले आइए, तो cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाई बी। और जो आपने यहाँ पे निकाला है cos 2 थीटा, 1 अपॉन में cos 2 थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू रख देंगे क्या, a बाई बी, तो ऊपर आ जाएगा 2b अपॉन में a। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज b इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। यू जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि -2/5 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इनमें आपके पास ये दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, लेट मी नॉट टिक, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा आंसर लगा दिया आपने। तो इसको आप टिक नहीं करते पहले, तो आपको पता है, फिर से मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, वो साइन इनवर्स एक्स क्या होती है, -π/2 से +π/2, cos इनवर्स एक्स की 0 से पाई, tan इनवर्स एक्स की मैंने पहले भी बताया है, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो अब हम एक एक करके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा कि cos की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो ये अगर आप देखोगे अंदर ये 7 पाई लिखा हुआ है, तो पाई से बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो आपने इसको क्या लिखा, cos पाई प्लस 2π/5 लिख दिया। अब पाई प्लस, जब पाई प्लस करेगा तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का cos 2π/5। और याद रखना cos इनवर्स अगर -x लिखा तो इसको आप हमेशा क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये आपने क्या लिखा, ये माइनस का लिखा हुआ था यहाँ पे, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 2/5। अब जरा देखिए ये वैल्यू जो है ये cos इनवर्स x के रेंज में आ रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos इनवर्स और cos एक दूसरे खत्म कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 3π/5 आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे 3π/5 नहीं, माइनस का 2/5 है, तो वो नहीं लेंगे, तो आपका ऑप्शन ए नहीं आएगा इसमें। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी आते हैं, देखो दूसरा वाला भी, पाई को 7π/5 को फिर से वही लिखोगे, पाई प्लस 2π/5, ये फिर से थर्ड क्वार्टर में जाएगा, फिर से नेगेटिव होगा। और मैंने आपको बार बार बताया, ये साइन इनवर्स में -x हो तो माइनस का साइन इनवर्स x होता है, समझे, तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पर 2π/5 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके डोमेन में है, ठीक है, माइनस का 2π/5, ये माइनस का यहाँ पहले से, तो इसलिए ये किसका डोमेन है भैया, देखो ये है इसका -2π/5 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इस b की प्रिंसिपल वैल्यू है, ना कि a की। लेट मी टेल यू समथिंग, ओके हम बाद में देखेंगे। अभी जरा देखिए, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, देखिए इसके रेंज बताना है। मैंने आपको जब रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं PYQ, अगर आप नहीं देखे, या फिर रिलेशन फंक्शन पे बेस्ड मैंने कराया है वो DPP, तो उसमें मैंने आपको बताया अगर किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो सबसे पहले उसका डोमेन पता कर लो, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इन सब का डोमेन पता करो। साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है -1 to +1 होता है,
cos इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 to +1 होता है। मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे डोमेन। tan इनवर्स एक्स का डोमेन ये होता है, cot इनवर्स का डोमेन ये होता है, sec इनवर्स का ये होता है, और cosec इनवर्स का भी यही होता है जो sec इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स एक्स, तो मुझे sin इनवर्स एक्स से मतलब है, मुझे tan इनवर्स एक्स से मतलब है, और मुझे sec इनवर्स एक्स से मतलब है, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। डोमेन कैसे निकालते हैं, अगर 3 फंक्शन इस तरह से लिखे हैं तो इनका डोमेन जानते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, इसका डोमेन D3 है, तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन जो आएगा वो होता है D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। समझे? D1 आपके पास क्या है, D1 आपके पास, चलो अगर नंबर लाइन में देखोगे, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। D1 आपके पास है -1 से +1, है ना, इसके बीच वाला पोर्शन D1 कहलाता है, ये आपका D1 है। ठीक है, और D2 आपके पास क्या है, D2 तो पूरा रियल नंबर ही है, तो इंटरसेक्शन में तो पूरा ही आ गया, तो वो तो अलग ही बात हो गया भैया, रिलेशन। tan इनवर्स एक्स की तो बात ही अलग है। sec इनवर्स एक्स की जरा बात करें तो क्या, ये कहां से कहां तक है, ये -∞ से लेके -1 तक, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो मतलब कॉमन जो तीनों में आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, ये -1 कॉमन आ रहा है और एक ये +1 कॉमन आ रहा है, बस। तो इसके डोमेन में क्या क्या आएगा, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, बस। ये डोमेन में दो ही वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन दो ही वैल्यूज के लिए काम करेगा, एक x=1 के लिए, तो जब हमने x=1 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 3π/4, और जब हमने इसकी वैल्यू -1 रखा तो इसका आंसर आ गया π/4, तो रेंज इसकी हो जाएगी π/4, 3π/4। दिस इज व्हाट इज द आंसर। अब ये 3π/4 कैसे आया उसको जरा थोड़ा देख लीजिए। आपने यहाँ पे x की जगह रखा 1, तो sin इनवर्स 1 हो जाएगा, और sin इनवर्स 1, तो sin इनवर्स 1 sin में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, यहाँ π/2 आ जाएगा। sin इनवर्स tan इनवर्स 1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू π/4 होती है। sec इनवर्स 1, तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ 0 आ गया, ऐड करेंगे 3π/4 आ जाएगा। ऐसे -1 रखा तो ये माइनस के π/4 आ गया, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, गजब, दिस क्वेश्चन इज गजब, अच्छा क्वेश्चन है। Now let us move to the next question, question number 11. So you can see this question again, principal value निकालना है आपको, do it by yourself वाला क्वेश्चन है, फिर भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आपको पता है कि साइन की प्रिंसिपल, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है, क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये मैंने आपको बार बार बताया डिस्कशन के दौरान। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू पाई से भी ज्यादा है, क्योंकि ऊपर 5 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, पाई से भी ज्यादा है। तो आपने इसको ब्रेक किया, 2π - π/3 लिखा। अब 2π - π/3 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन π/3 हो जाएगा। अब चूंकि माइनस बाहर आ जाता है, मैंने आपको बताया साइन इनवर्स -x अगर होता है तो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है, तो अपना साइन बाहर आ जाएगा। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, π/3 अंदर से आएगा, लेकिन बाहर माइनस बैठा है, इसलिए माइनस का π/3 आंसर होगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 12। फिर से जरा देखिए, आप पास ये दिया गया, कह रहा है इसमें अपना k की वैल्यू बतानी है, k क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक तरीके का एंगल है, कॉस इनवर्स एक तरीके का एंगल है, और tan इनवर्स भी एक तरीके का एंगल है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपके पास 1/2 होगा। आपने ये बात पढ़ी होगी, ऐसा मुझे विश्वास और आशा है। आई होप एंड बिलीव that you might have studied these three identities while you have studied this chapter inverse trigonometric function, right? So और and you know sin inverse x और cos inverse x का डोमेन आपके पास -1 से +1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका tan inverse x होगा ना, ये तो एंगल है, समझे। tan inverse x जो है बेसिकली ये आपका पूरा पूरा रियल नंबर देता है, इट इज रियल नंबर, सॉरी ये आपका एंगल है, और ये एंगल जो आपके पास होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, ठीक है, ये आप बात आपको बताइए। लेकिन और जो यहाँ पे x होता है ना डोमेन, x जो डोमेन होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो डोमेन होता है -1 से +1। मैंने कहा था इन सब का डोमेन क्या होगा, देखो साइन का डोमेन ये होगा, यही कॉस का डोमेन होगा, ठीक है, यही आपका कॉस का डोमेन होगा। तो tan का डोमेन क्या होना, इस पूरे को डिफाइन होने के लिए मैंने कहा था कि तीनों के डोमेन का इंटरसेक्शन विल बी द डोमेन ऑफ दिस होल थिंग। तो tan इनवर्स x जो होगा, tan इनवर्स x का डोमेन R है,
और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 है और कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से +1 है। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 से +1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तो यहाँ पे ये लिखा जाना चाहिए था कि जो x है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। फिर आपने tan इनवर्स ले लिया तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख देना पे यहाँ पे माइनस का π/4 आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पे π/4 आ जाएगा। और इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि tan इनवर्स x फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पूरे में π/2 ऐड कर दिया, π/2 ऐड कर दिया, ये देखो π/2 ऐड कर दिया। तो इधर पे ऐड करेंगे तो π/4 आ जाएगा, देखिए इधर पे ऐड करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। और आपको पता है π/2 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे हमने sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x रख दिया। ये चीज वही थी जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, इसी की आपको लिमिट फाइंड करनी थी। तो लोअर लिमिट आपकी आ गई k, तो स्मॉल k की वैल्यू होगी π/4 और कैपिटल K की वैल्यू होगी 3π/4। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो cos इनवर्स x होता है, इसका जो x होता है ये डोमेन देता है, ये जिसका जो डोमेन होता है वो बिलोंग करता है -1 से +1, माइंड वेल। तो मतलब यहाँ पे cos इनवर्स ये पूरी चीज लिखी हुई है, तो क्या करेंगे आप, इसका डोमेन जो होगा -1 से +1 के बीच में होगा, समझे, राइट। और क्योंकि यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ है, बेस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से बड़ी वैल्यू, जब 1 से बड़ी वैल्यू लिखी होगी तो जो लॉग में फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से आप एंटी लॉग लोगे, तो एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे 2 की पावर में आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर में 1, तो यहाँ से ये एंटी लॉग लोगे तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से सिस्टम बनेगा जाके। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली इनइक्वालिटी को लिया, क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 2 लिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करने से में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर log बेस में 2, यहाँ पे fx इक्वल टू ऐसे लिखा होता है, इनइक्वालिटी ना लगा होता है, ऐसे लिखा होता है, तो जानते हो क्या आता है, यहाँ पे आता है fx इक्वल टू 2⁻1। वही हमने यहाँ पे किया है। जो यहाँ पे इनइक्वालिटी में 2 की पावर 1 आया होगा, बेसिकली 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर -1 है, क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। तो दैट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस इनइक्वालिटीज। अब हमने ये लास्ट वाली इनइक्वालिटी ले लिया, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास इस तरीके से आया x+2 x+3 और लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने देखा ये इसकी वैल्यू जा रही है -3 और -2 के बीच में नेगेटिव आ रही है। आप सिर्फ वही वैल्यू ले सकते हैं और इक्वल टू 0 भी लेना है तो आपको -3 और -2 भी लेना पड़ेगा, इसलिए x बिलोंग करेगा -3 से -2 के बीच में। अब अगर हम पहली वाली इनइक्वालिटी लेते हैं, ये वाली देखिए सेकंड क्या है, ये 2 की पावर में -1 लिखा तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसको हमने देखा, पहले इसको देखो जरा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखा ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और ये लिखा हुआ ये इस तरीके से आ गया। भैया इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 से बड़ी होगी। तो मतलब ये है क्या मतलब है, मतलब ये है कि मुझे इस तरफ से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू टेक केयर फ्रॉम दिस साइड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। यहाँ पे तो हमें सिर्फ इस तरफ देखने की जरूरत है, तो वो क्या है -3 से -2। तो यही आंसर आपके पास होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 डू इट बाय योरसेल्फ प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके लिए। मैंने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 होता है। हालांकि यहाँ पे -1 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, बाहर प्लस साइन लगा हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होगी, 0 से बड़ी है बराबर, तो 0 से बड़ी है बराबर, स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज लगा है, पूरे में स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर आपने x के यहाँ पे लिमिटेशन निकाल लिया कि x किस किस के बीच में होगा, वो 1 से 2 के बीच में होगा। सो दिस व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो वी हैव क्रॉस्ड हाफ ऑफ द वे। आपको मैंने बताया है कि सेक इनवर्स x की जो डोमेन होती है, बेसिकली x जो होता है वो बिलोंग करता है -∞ से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ये बात मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स ये चीज लिखी हुई है, और आपको ये बात भी मालूम है कि जो साइन x होता है बेसिकली वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है,
और -1 से बड़ा या बराबर होता है। तो मतलब जो साइन इनवर्स x होता है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 और 0 से बड़ा या बराबर होगा। साइन इनवर्स x, सॉरी साइन स्क्वायर x, माफ कीजिएगा, इट इज साइन स्क्वायर x नॉट साइन इनवर्स x। आई एम टॉकिंग अबाउट साइन स्क्वायर x बिकॉज हियर इट इज साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x जो होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन सेक इनवर्स तो तभी डिफाइंड है जब 1 से बड़ी वैल्यू है या 1 के बराबर हो, छोटे के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉर सेक इनवर्स x इट इज डिफाइंड इन दिस, इसलिए साइन इनवर्स x को इक्वल टू हमने क्या माना, 1 माना। और साइन इनवर्स x 1 तभी होगा जब आपके पास n की वैल्यू इस तरीके से आएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा तो ही, मतलब π/2 आए या फिर 3π/2 आए या फिर 5π/2 आए, कुछ भी आएगा तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग राइट? सो नाउ लेट अस मूव। भाई जो साइन होता है ना, साइन देखो, साइन यहाँ से घूम के आओगे यहाँ π/2 देगा, फिर ऐसे घूम के आओगे यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, हालांकि यहाँ पे देगा -1, लेकिन चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 ही मिलेगा। फिर ऐसे घूम के आओगे यहाँ पे 3π/2 हो चुका है, यहाँ पे हो जाएगा 5π/2, यहाँ पर भी 1 मिलेगा। फिर नीचे घूम के आओगे 7π/2 हो गई यहाँ पर, हालांकि यहाँ मिलेगा -1, फिर से वही बात हो जाएगी, स्क्वायर लगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे घूमता रहेगा, इसलिए आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो होते हैं ना, वही साइन में वैल्यू या तो प्लस देते हैं या तो माइनस देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमेशा प्लस ही देंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 16। इसका आपको डोमेन निकाला, फिर से डोमेन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं ये होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स जो होता है ना, अपने पूरे डोमेन में -π/2 से +π/2, मतलब आप यही पे वाला लेते हो -π/2 से या फिर -1 से +1, अपने पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, साइन के इंक्रीजिंग होने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लॉग के इंक्रीजिंग होने से मतलब है, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग होगा बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो लॉग हटाएंगे तो इधर पे 2 की पावर -1 आ जाएगा, इधर 2 की पावर 1 आ जाएगा, एज अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डू, राइट। तो आपके पास इस तरीके से कुछ कंडीशन बनेगी जाके, तो आप एक कंडीशन ये लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू ये आएगी, दूसरी कंडीशन आपके पास ये लेंगे तो आपके पास कंडीशन ये आएगी। अब देखना ये है कि इसमें कॉमन क्या है। एक कंडीशन ये कहता है -2 से +2 के बीच में, तो -2 से +2 के बीच में। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। या तो 1 आप इस तरफ लो इधर पे, या तो 1 आप इस तरफ, सॉरी ये 1 से इस तरफ लो या फिर इस तरफ लो। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो 1 से 2, इधर -2 से -1, और दोनों में क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल होगा। सो दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये दिया गया x बिलोंग करता है 0 to 1, सेट द सेट फॉर ऑल x सच दैट दिस। वो x के बारे में वो सारी बातें, वो सारी वैल्यूज निकालना जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। फिर से मैंने आपको पीछे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के बारे में ज्ञान दिया था, इक्वल टू π/2 होता है। तो ये जो साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x, तो अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यू विल गेट π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स x लिखा है, इसकी जगह हमने लिख दिया है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x उधर चला जाएगा तो 2 कॉस इनवर्स x आ जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल लेस देन इक्वल टू π/4 आ जाएगा। और क्योंकि आपका जो कॉस इनवर्स x होता है वो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, राइट। तो इसलिए कॉस इनवर्स यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यू कैन सी दिस, अगर इंक्रीजिंग होता तो नहीं चेंज होती है, अगर इंक्रीजिंग नहीं होता, डिक्रीजिंग होता तो चेंज हो जाती है। ये आपको बताया गया है। मतलब ये कैसे चेंज हो रही है भाई, ये तो वैल्यू लिखी हुई है, हमने दोनों तरफ लिया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x और यहाँ पे कॉस ऑफ π/4। अब बात रहे इनइक्वालिटी क्या लेंगे, इनइक्वालिटी लेंगे यहाँ पे उल्टा, क्योंकि क्या होता है, फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों होता है, कॉस डिक्रीजिंग कैसे होता है भैया, 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, इसलिए डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 के बीच में, और ये π/4 है यहाँ पे, इसलिए ऐसा होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन क्या 1/√2। अब ये ग्रेटर देन 1/√2 तो होगा, लेकिन x की वैल्यू है क्या 0 से 1 के बीच में। तो अगर आप नंबर लाइन देखो, ये 0 होगा यहाँ पे 1 होगा, बीच में √2 होगा,
1/√2 होगा। कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे कह रहा है 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, तो आंसर किसके बीच में आएगा? 1/√2 से 1 के बीच में आएगा। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस, ये cos इनवर्स x का वो लिखा हुआ है ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ है भैया, यू कैन सी द ग्राफ। हालांकि आगे प्लान है कि मैं आपको ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन करूंगा वीडियो के माध्यम से। फिलहाल अभी जो डीपीपी चल रहा है उसका एंजॉय करें। फिर से आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब क्या होता है? सीधा मतलब तो यही होता है क्या, -π/3 से cos इनवर्स यही होता है। और क्योंकि cos इनवर्स जो होता है उसको तो मैंने कहा है इसका 0 से पाई के बीच में इसकी आंसर आएगा। रेंज मतलब ये रेंज होती है, दिस व्हाट इज द रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको कहते हैं, राइट। तो ये होता है, तो यहाँ पे -π/3 कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 के नीचे जाएगा नहीं, इसलिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू दिस। और क्योंकि cos इनवर्स x क्या होता है, cos, अब इस पूरे में हम cos अप्लाई करेंगे, और cos कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। तो cos इनवर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी cos इनवर्स 0 नहीं, cos 0 हो जाएगा। हमने दोनों सबकी तरफ cos लगाया है, जब cos लगाएंगे तो cos इनवर्स और cos एक दूसरे खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे 1 - x² आ जाएगा, नीचे 1 + x² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको इधर से लिखना शुरू किया, देखो ये cos π/3 को 1/2 होती है, cos π/3 में इसकी तरफ मतलब ये साइन था तो हमने नेगेटिव ये ऐसे लिख दिया इसको, मतलब इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया, बस इतना आप समझिए। इसको सॉल्व किया, इनइक्वालिटीज देखो, नीचे वाला 1 + x² है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे 2 है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। हमने 2 1 + x² को मल्टीप्लाई किया पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 + x² आएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 + x² आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1 + x² यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपके पास इतना चीज बनेगा जाके। इसको अगर देखोगे सॉल्व करोगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x² इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 आएगा। और फिर अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा जाके, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? -1/√3 से +1/√3। So this will be the answer for this question number 18. Right, now let us move to the question number 19. You can see this question, फिर से आपके पास cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने cos इनवर्स x की जगह पे π/2 - sin इनवर्स x लिख दिया यूजिंग द फार्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 जो होता है। तो cos इनवर्स x इक्वल टू अपना आ जाएगा क्या, π/2 माइनस sin इनवर्स x रख दिया। इनइक्वालिटी आपके पास कुछ इस तरीके से बनी। और क्योंकि साइन जो फंक्शन होता है, साइन हम इसमें अब साइन अप्लाई करने वाले हैं पूरे में, इधर पर भी साइन इधर पर भी साइन। और साइन जो फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, देख लो 0 पे 0 देता है, π/2 पे 1 देता है, इंक्रीजिंग होता है, इसलिए इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमने इसके बाद जानते हो क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया साइन, और ये साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, और ये इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे sin π/4 लिखा हुआ है। ऐसे किया है बेसिकली हमने, समझे। तो साइन और साइन इनवर्स से क्या हुआ, एक दूसरे को निपटा दिए। यहाँ पे आ जाएगा x और sin π/4 इक्वल होती है 1/2। मतलब कह रहा है आपसे कि साइन जो x होना चाहिए लेस देन 1/√2 होनी चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि जो अपना cos इनवर्स x है और जो sin इनवर्स x है, इनकी डोमेन क्या कहती है, इनकी डोमेन कहती है -1 से +1 के बीच में। और यहाँ पे ये कंडीशन क्या कहती है, ये वाली कंडीशन वो ये कहती है कि x की वैल्यू लेस देन 1/√2 होनी चाहिए। तो अगर नंबर लाइन में देखोगे तो -1 ये +1 और यहाँ पे कहीं 1/√2 होगा, समझे। तो वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, इनके बीच में लाई करनी चाहिए, किनके, -1 से 1/√2 के बीच में लाई करनी चाहिए भाई। तो जो कि जिसमें से पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, साइन इनवर्स cos इनवर्स इसका जो डोमेन होता है वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी, और ये जो आपके पास डोमेन ये जो दिया गया इनइक्वालिटी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी। इसलिए आपका इसमें आंसर जो हो सी है, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। हालांकि ये डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन, डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x प्लस अगर लिखा तो इसकी वैल्यू होती है π/2, और आपको पता है जो sin इनवर्स x का जो आंसर आता है -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। फिर हमने क्या किया, इस पूरे में π/2 ऐड किया, जब इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इधर ऐड करेंगे तो π/2 प्लस sin इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई। अब इसके हम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि π/2 की वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी होती है। ये बात हमने पीछे देखा है कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू हो जाएगी पाई। आपसे पूछा था क्या, अच्छा a की वैल्यू 0, बस यही आंसर सही होगा। सो 20, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, बिफोर मूविंग दिस क्वेश्चन नंबर 21, लेट मी डिस्कस दिस थिंग, हाउ इट इज पॉसिबल दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, π/2 होती है। लेट मी डिस्कस tan इनवर्स x इक्वल टू आपने थीटा मान लिया, x इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, समझे। x इक्वल टू इसको ले सकते हो आप cot π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इस cot को इधर लेके आ गए, ये हो गया cot इनवर्स x, इधर पे π/2 माइनस आपने थीटा किसको माना था, थीटा आपने माना था tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स आप इधर लेके आ जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन है, आई एम नॉट सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हालांकि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि cosec इनवर्स माइनस x अगर लिखा हुआ है तो माइनस cosec इनवर्स x होता है। लेट मी राइट ऑल दोस थिंग्स। अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर आपके पास tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स। अगर आपके पास cosec इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका माइनस cosec इनवर्स। और सुनो, अगर आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स होगा तो ये आपके पास आएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर आपके पास cot लिखते हैं हम पहले, cot इनवर्स माइनस एक्स होगा वो आपके पास होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अगर आपके पास sec इनवर्स माइनस एक्स होगा तो वो आपके पास होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द वे। और एक चीज जरा समझिए, मैंने ये जो अपने डोमेन वैल्यू लिखी, इनकी रेंज लिखा, जो साइन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, किसी की भी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगी। आप देख लीजिए, मैंने बताया माइनस π/2 से प्लस π/2 किसका बताया, साइन इनवर्स का बताया। और मैंने बताया 0 से पाई किसका बताया, कॉस इनवर्स एक्स का बताया। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 ये होता है, 0 से पाई आपके पास ये होता है। और फिर मैंने tan का बताया, tan का क्या बताया, माइनस π/2 से प्लस π/2, तो फिर से यही होगा। इसमें तो माइनस π/2 प्लस π/2 लिया भी नहीं जाएगा। फिर मैंने बताया आपके पास cot इनवर्स एक्स का, cot इनवर्स एक्स का भी इसी पे डिपेंड करता है, बस ये 0 और पाई हट जाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा। और फिर मैंने बताया sec इनवर्स x का, जो कि 0 से π/2 ही होगा, लेकिन ये π/2 नहीं होगा, ठीक है, उधर आप पीछे देख लीजिएगा। फिर मैंने बताया cosec इनवर्स x का, उसका तो ये साइन वाला होता है वही होगा, लेकिन बस ये 0 नहीं होगा, बीच में जो 0 यहाँ पे आएगा वो नहीं होगा। तो आप देख रहे हो थर्ड क्वार्टर में किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू लाई नहीं करता। बढ़िया बात है ना। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। अब जरा देखिए यहाँ पे, आप जरा समझिए, इसका डोमेन बताना है। कह रहा है कि अगर ये होता है देन एफ एक्स इज रियल फॉर, एफ एक्स की वैल्यू रियल होगी जब एक्स की वैल्यू रियल होगी। तो एक्स की वैल्यू रियल कब होगी, इनका जो डोमेन होगा, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन बताया, मैंने बताया रियल नंबर, कॉसेक इनवर्स का डोमेन मैंने ये बताया दिस। और इन दोनों डोमेन ही जो होगा वही आपका आंसर होगा। इन दोनों डोमेन कैसे निकल गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास यही है, छोटा वाला आंसर आएगा। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि D2 इज द स्मॉलर वन देन दिस, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है और रियल नंबर का सबसेट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 23 अगेन, डू इट बाय योरसेल्फ। प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन,
राइट। हालांकि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 1/3 कॉट में वैल्यू होती है, पाई/3 के कट गया, पाई/3 आंसर लगा, मैंने कुछ है ही नहीं इसमें। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन इट मस्ट बी डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन। आप देखो इसको पाई/2 माइनस tan इनवर्स 60 दिया, इसको इधर लेके आ गया, ये आ गया, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। अगेन इट इज डू इट बाय योरसेल्फ प्रॉब्लम, नथिंग इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। You can see this question number 26. See this question number 26. आपसे कह रहा है the value of x satisfying this equation. क्या लिखा है? sin cot inverse 1 plus x cos tan inverse this. तो इनके पीछे लॉजिक ही होता है कि यहाँ पे जो cot inverse लिखा हुआ है उसको आप sin में बदल दीजिए, और यहाँ पे जो tan लिखा है इसको आप cos में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे sin और sin inverse कट जाएंगे, cos और cos inverse कट जाएंगे। अब बदलेंगे कैसे? बात यहाँ पे ये आती है, बस इतना ही देख लो कि जैसे कॉट इनवर्स लिखा है, इसको आपको साइन में लेके आना है, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स को आप मानेंगे थीटा, समझे? यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स आ जाएगा। एक बनाएंगे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और ये हो जाएगा, ये जो आपका कॉट थीटा होता है ये बेसिकली बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये कितना निकल गया? ये निकल गया x² प्लस 2x प्लस 2। पाइथागोरस थ्योरम देख लेना। अब आपके पास साइन थीटा इक्वल क्या होगा? साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपान में ये होगा साइन थीटा इक्वल, समझे? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान में दिस इज h मान लो इसको, 1 अपान में h, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/h होगा नहीं होगा? बस वही लिखा होगा, साइन इनवर्स 1/h। सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे आपने काम कर लिया, तो साइन इनवर्स और साइन इधर भी कट जाएंगे, कॉस इनवर्स और कॉस यहाँ पे कट जाएंगे, इसकी यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, तो आप अगर निकालोगे यहाँ से मॉड x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.5, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, इसलिए मॉड x की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 आएगी। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 27। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सही, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन प्रिंसिपल वैल्यूज। तो फिर से क्या करने का? इधर पे देखो 2 tan इनवर्स इसका फार्मूला लगा देने का, इधर पे साइन इनवर्स को चेंज करने का tan इनवर्स में। अब tan इनवर्स एक दूसरे खत्म कर लेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी +-1, 3 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी +1, एक आएगी -1, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? यहाँ पे होंगे 3। और इस ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो दिस विल नॉट गिव यू एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर दिस। इसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से सॉल्यूशन निकलेंगे, यहाँ से, जो कि 3 सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने थे इस क्वेश्चन में 27 में। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में करना क्या है? देखो ये जो आपके पास दिया गया है, कह रहा है पाई/2 इक्वल है। अब कह रहा है x इज इक्वल टू दिस, x का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आता है, तो कह रहा है p-q की वैल्यू बताइए। तो हमने क्या किया? हमने देखो इसको आप उधर ले गए, साइन में बदल दिया। अब साइन को हमने कॉस इनवर्स में लिखा, कॉस इनवर्स कट गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट के अंदर 145/12 आ गया। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आप देखोगे कि p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू 145 आ गई, q की वैल्यू आपके पास आ गई 12, p-q निकालोगे तो 133। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। यू कैन सी दिस क्वेश्चन। देखो ये तभी पॉसिबल है, देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई/2, समझे? ऐसे ही साइन इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया? इसकी वैल्यू भी पाई/2 होगी। ऐसे ही साइन इनवर्स z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी पाई/2 होगी। तब तीनों की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी तभी ना 3 पाई/2 आया होगा। बस यही क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको क्या मानना पड़ेगा? पाई/2 मानना पड़ेगा। साइन उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पाई/2 हो जाएगा, और साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जिस तरीके से x की वैल्यू 1 निकाला है वैसे ही y भी 1 होगा, z भी 1 होगा। सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3-3/3, तो 3-1 दैट इज 2। So 2 is the answer for this question number 29. Now let us move to the question number 30. You can see this question number 30. Again do it by yourself, प्रॉब्लम है, आंसर मैंने इसका 0 दिया हुआ है, सॉल्व करिए, राइट।
So this was all about this DPP 48. Abhi there is one more DPP based on inverse trigonometry function, that is 49. We will deal with that DPP in the next video, right? And at the end, if this video helps you in any manner, please like, share and subscribe the channel. Alright, see you in the next video.